वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों की दास्तान होगी दास्तानों में। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में मैं देव सिंह रावत आप सब का स्वागत करता और आज आपको ले चलते हैं देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं में। सीमांत राज्य उत्तराखंड में होने वाली सतह परिवर्तन की सुगबुगाहट की खबरों पे मेरे विचार, कैसा नजरिया रहेगा। ये सबसे पहले आज जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने मित्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खपा होकर राजनीतिक तिकड़म से भारत के हितों पर प्रहार करने के लिए भारत पर 50% कराधान का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत से जो चीजें निर्यात होगी अमेरिका पे उस पर 50% टैक्स लगेगा। आरोप ये लगाया गया अमेरिका ने भारत पर, क्या आपने रूस से तेल खरीदा? वो रूस जो यूक्रेन में युद्ध कर रहा है और जो अमेरिकी सामानों पे जो टैक्स लगाते उसके वजह से। दूसरी तरफ विश्व की सबसे ज़्यादा सनसनीखेज खबर जो पूरे विश्व के राजनीतिक सुरमाओं की नज़र जिस पर टिकी है वो है चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली 2 दिवसीय शंघाई सहयोग सदस्य देशों के नेताओं की शिखर बैठक पे, जिस पे विश्व के तीनों महाशक्तियां अमेरिका के नाटो सहयोग संगठनों को छोड़कर विश्व की 3 महा जो शक्तियां हैं, स्वयं आयोजक चीन के शी और रूस को पूरे यूक्रेन युद्ध से पूरे नाटो को अपने पराक्रम से परास्त करने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत अमेरिका के कराधानों से नाखुश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शंघाई सहयोग देशों के शिखर बैठक में मिले। वो किस प्रकार से शंघाई देशों के आपसी सहयोग से अमेरिका के इन तमाम कराधानों से अपने और अपने संगठन के देशों की और दुनिया को निजात दिलाते हैं। ये महत्वपूर्ण निर्णय पर न केवल दुनिया की अपितु अमेरिका और नाटो देशों की भी नज़र लगी है। जिस प्रकार से आज अमेरिका ने भारत पर 50% कराधान और वो भी दंडनात्मक कराधान लगाया, उससे अमेरिका में भी भले ही उसका विरोध हो, परंतु ये किस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री उसका समाधान करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। परंतु दोनों देशों के भले ही संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे, पर सरकारी तौर पर अमेरिका हमेशा भारतीय हितों पर कुठाराघात करता रहा। इसके बावजूद राजीव गांधी के बाद जो भारत की सरकारें आई, उसमें नरसिम्हा राव हो, मनमोहन सिंह हो, अटल बिहारी हो या अब मोदी जी हो, इन सब के कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ पिंग बढ़ाने की जो खबरें थी, जो पहल थी, उस पे अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनके
चुनाव में जीतने के लिए भारत के करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने दुआएं की थी, परंतु अमेरिका की नीतियां, सरकार चाहे डेमोक्रेटिक की हो या दूसरे दल की हो, किसी की भी हो, अमेरिका की दूरगामी नीतियां जो केन हिस्टन की तरफ से, अमेरिका के कौन मित्र हैं, कौन राष्ट्र हैं, अमेरिका का क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य, अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य जो है कि अमेरिका सर्वोच्च है, शासक संसार में करने वाले। इसीलिए उसने पूरे संसार में अपनी सेनाओं से चारों संसार को घेर रखा है, अपनी छावनी बना रखी है, अपने युद्ध बेड़े भेज रखे हैं और अपने सहायकों द्वारा, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे मानवाधिकार संगठन हो, चाहे विश्व बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे अन्य संस्थाएं हैं, ये सब अमेरिका की सहायक हैं। और उसकी खुद अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो किस प्रकार से काम करती है, जिस प्रकार से यूक्रेन की लड़ाई में जो अमेरिका द्वारा शुरू की थी, जिसके लिए इस समय के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं होती, क्योंकि इसका गुनाहगार वो जो बाइडेन को मानते हैं। हकीकत भी यही है कि जो बाइडेन ने अपने निहित स्वार्थों के लिए और अमेरिका के परंपरागत स्वार्थ के लिए, क्यों आज भी ट्रंप यही कह रहे हैं, मैं डायरेक्ट हथियार भले ही यूक्रेन को नहीं बेचूंगा, पर यूरोप को बेचकर, यूरोप चाहे तो उसे यूक्रेन को दे दे, परंतु मैं व्यापार करूंगा, ये लड़ाई शांत होगी। और वो भले ही लोग आरोप लगाएं कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार, नोबेल तो साधारण चीज है, अमेरिका ने जिसे चाहा अपने प्यादे को नोबेल पुरस्कार, एक नोबेल पुरस्कार का विजेता बांग्लादेश का वो व्यक्ति भी है जो इस समय वहाँ का शासक देखता है, जिसके शासन में वहाँ के अल्पसंख्यकों पर, खासकर सनातन धर्म के धर्मावलंबियों पर जिस प्रकार की निर्ममता और अत्याचार हुआ, उसे स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषणों में कटघरे में खड़ा किया था वो व्यक्ति। और जिसे अब पाकिस्तान की मलाला, ये तमाम चीज़ है, वो तो उनके बाएं हाथ का काम है। ट्रंप ने प्रयास बहुत किए युद्ध को रोकने का, चाहे सहायक हो, कुछ हो, इतना प्रयास, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे ईरान और इजराइल युद्ध हो, चाहे कंबोडिया और कंबोडिया देश की लड़ाई हो, या अन्य देना, या रूस यूक्रेन की लड़ाई को, वो पहल तो कर रहे हैं। इसलिए नोबेल पुरस्कार कोई महत्वहीन है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार हमेशा पश्चिमी देश अपने हितों के ध्वजवाहक को ही देते हैं। जैसे मैगसेसे अवार्ड, अमेरिका इस एशियाई इस क्षेत्र पर अमेरिका हितों के पोषक या भविष्य में उसके काम करने के लिए तैयार व्यक्ति को ही प्रदान करती है, जो अमेरिका के हितों के लिए उनके सहायक बने। मैगसेसे अवार्ड, ये जितने अवार्ड होती हैं, सरकारें या व्यवस्थाएं अपने हित के पोषकों को या उसमें सहायक रहने वालों को ही देती हैं, और दंडित हमेशा उन लोगों को करती है जो उनके हितों को कहीं पे कुठाराघात करते हैं। इसलिए पुरस्कारों पे दुनिया को नहीं मचलना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कौन नोबेल। हकीकत में ये है, कोई भी व्यवस्था है, चाहे भारत के बड़े सम्मान हो या आम संस्था द्वारा दिए हुए सम्मान हो, अपने हितों के पोषकों को सम्मानित किया जाता है। अपने
हितों पर कुठाराघात करने वालों पे अंकुश लगाने का या उनको किनारा लगाने का काम व्यक्ति भी करता है, संस्थाएं भी करती हैं, राष्ट्र भी करते हैं और विश्व के तमाम ये संगठन ये चल रहा है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण घटना ये संघाई देशों के सम्मेलन की बात, दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात हो रही। भारत में जिस प्रकार से इस समय अतिवृष्टि से और प्राकृतिक बादल फटने इत्यादि से पूरा तबाही मची है, और उत्तराखंड में इस समय अतिवृष्टि से भले तबाही हो, घराली से थराली तक, जहां प्राकृतिक से लेकर सरकारों की कुव्यवस्था के कारण, नीतियों के कारण लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, वहीं सरकारों के कुप्रबंधन से उत्तराखंड में काफ़ी परेशानी हो रही। यहाँ की जनता इन सरकारों से, 25 साल की सरकारों से बिल्कुल बेहद नाखुश है और हर समय ये चाहती है कि किसी भी ढंग से नेतृत्व परिवर्तन हो। इससे आशा में रहती है कि कहीं उसे राहत मिले, परंतु राहत कैसे मिलेगी जो भी होगा, क्योंकि जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं में से चुनना जब पड़ता है। हमारे यहाँ राजनीति में ये दुर्भाग्य हो गया। उत्तराखंड में पहली सरकारों में कुछ लोग सामाजिक सेवा सरोकारों से जुड़े हुए थे, परंतु अब अधिकांश ठेकेदारी से और केवल अपने निहित स्वार्थ के लाभों से के लिए राजनीति में जुड़ गए। पद प्रतिष्ठा से उन्हें न प्रदेश के हितों की चिंता है, न प्राथमिकता है, केवल अपनी हनक और सनक और पदलोलुपता के लिए वो चाहे किसी भी दल के हों, उनकी निष्ठाएं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की है। वो कुंडली मार के पदों में बैठे हुए हैं। अब ये चर्चाएं हैं कि धामी जी बदल रहे हैं क्या, धामी जी बदल रहे हैं क्या, या 2027 में जो लोग चुनाव हो रहे हैं उसमें बदलाव का क्या प्रभाव आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बदले। जिस प्रकार से उत्तराखंड में तमाम घटनाएं हो रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से लेकर तीरथ रावत से लेकर तमाम जितने मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से पूर्व भाजपा नेता हरक सिंह रावत जो वर्तमान में कांग्रेसी भी बने हुए हैं, वो बहुत तीखे आरोप लगा रहे हैं, नैतिक दृष्टि से आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड लगता है नेताओं को और नौकरशाहों के हितों की पूर्ति के लिए बना है, आम जनहित के लिए कोई बनी। सारी समस्याएं जो राज्य गठन के समय थी वो समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी है। उत्तराखंड की राजधानी जो 8,000 करोड़ से ज़्यादा का, वहाँ पे सबसे रमणीक राजधानी भारत की बन चुकी है राज्यों की, उस राजधानी में को घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना बलिदान दिया, जिसके बनने पे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा था अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बन जाती तो उत्तराखंड में ये जो पलायन का दंश है, ये बेरोजगारी का दंश है, जो इस प्रकार घुसपैठ से तमाम चीज़ों का है, इससे उबर जाते। उत्तराखंड के लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। हिमाचल की तरह उत्तराखंड भी एक खुशहाल राज्य हो सकता, परंतु सुने कौन। उत्तराखंड के दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों ने नेतृत्व को चुनना है, कहने में संविधान के तहत तो चुने हुए विधायक, इनको जो जिनको सत्ता मिली है वो विधायक अपने दल के नेता को चुनते हैं, परंतु वर्तमान भारत में लोकतंत्र अभी कोसों दूर हैं। दूर की बात है। यहाँ पे केवल राजनीतिक दलों का दलदल है। इन दलों के दलदल में कौन नेता किसको आगे बढ़ाता है, कौन किसको करता है, यही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपने ऐसे आदमी को चुनते हैं जिनका न
प्रदेश के हितों हक हकूक़ों से कोई लेना देना होता है। इसलिए उत्तराखंड के हक हकूक़ों को, यहाँ हारे हुए को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और जो समाज में समर्पित लोग रहे, जिनको दिशा और दशा का ज्ञान है, जो दिल से समाज सेवा, जिनको पीड़ा है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की, देश को आगे बढ़ाने की, उन लोगों को दूर किया जाता है। जिसको न दिशाहीन लोगों को, जन सरोकारों के से दूर लोगों को जब व्यवस्था के मुख्य संचालक बनाया जाता है, तो वो अपने निस्वार्थ या अपने आकाओं के आदेशों के मानने के अलावा कुछ काम नहीं करते हैं। वो जनता जनार्दन के हितों को नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए उत्तराखंड में आज भी गैरसैंण दूर की कौड़ी साबित हो रही है। ये भू कानून, मूल निवास, अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण, कानून व्यवस्था, यहाँ पे घुसपैठी, बाहरी घुसपैठी, यहाँ पे लोग ये जो बाहर कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो करें, उत्तराखंड में कितने घुसपैठी घुस गए, जैसे हल्द्वानी से लेकर देहरादून से लेकर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत इस समय हुंकार भर रहा है कि अगर वर्तमान नेतृत्व अगर सक्षम व्यक्ति को करते हैं, यहाँ पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सर नहीं उठा पाते, घुसपैठियों पे अंकुश रखता, पर करेगा कौन? जिसकी इच्छा शक्ति हो, जिसको पीड़ा हो, जो केवल व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अपने निज स्वार्थों में लिप्त हो, ऐसे व्यक्तियों को जब नेतृत्व दिया जाता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए ही रहते हैं, समर्पित रहते हैं। काश उत्तराखंड में ऐसे लोगों को आगे करते, जिन्हें उत्तराखंड के दुख दर्द को दूर करने की ललक हो और उसका अनुभव हो, जो नौकरशाही से काम करा सकते थे। आज तो हालत ये हो गई, उत्तराखंड केवल नौकरशाहों का रिटायर होने के बाद भी उन्हें यहाँ रखें, यहाँ पर आयोगों के अध्यक्ष बनाए दिए जाते हैं। जो लोग कहीं इधर उधर दागधारी हैं, उनको यहाँ प्रतिनियुक्ति पर आमंत्रित किया जाता है। किस प्रकार से उत्तराखंड के विकास की बंदरबांट की जाती है, ये बहुत शर्मनाक बात है। भले ही ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए कई कायस लगे हैं, पर जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। उत्तराखंड के लिए समर्पित रहे आंदोलनकारी और दिल्ली में राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़े हुए जगदीश मंगाई, जो उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के भी भाजपा के नेता रहे, जो संघर्षों में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उत्तराखंड के लिए समर्पित रही, जिन्हें दिल्ली के सामाजिक ताने बाने से लेकर प्रशासनिक का अच्छा अनुभव है, उनका ये दर्द है उत्तराखंड के संसाधनों में का बंटवारे के लिए। जिस प्रकार से दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी उत्तराखंड की सरकारें उत्तर प्रदेश से अपना हक नहीं ले सकती हैं, तो बहुत दयनीय बात है। उन्होंने जिस प्रकार से अनुभव है कि किस प्रकार से वैश्य नौकरशाही को दिशा काम कराने का अनुभव, ये एक विलक्षण अनुभव है। ऐसा अनुभव उत्तराखंड के तमाम नेताओं में नहीं देखा जाता है। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास था कि कोई भी पार्टी आती अपने समर्पित और अनुभवी नेताओं का सदुपयोग करती, परंतु स्थिति ये हो गई, भाजपा या कांग्रेस ऐसे लोगों को उत्तराखंड में थोपती है जो उत्तराखंड के हितों के बारे में बिल्कुल एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं, वो केवल अपने आका के आगे ही बात सुनाते हैं। इसीलिए से उत्तराखंड के सम्मान को रोंदने वाले को जब केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण दिया, तो उत्तराखंड में एक आवाज़ तक विरोध में नहीं आई। इससे बड़ा दुर्भाग्य, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड की बरसी आने वाली है। हम काला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देते हैं, परंतु क्या मजाल है
कि उत्तराखंड की सरकारें मिलजुल कर, पक्ष विपक्ष मिलकर केंद्र सरकार को मिली। जिस प्रकार से 84 के दंगों के आरोपियों को लिए आयोग बने, जिस प्रकार से गुजरात दंगों के आरोपियों को दंडित करने के लिए आयोग बने, क्या उत्तराखंड के साथ जो जघन्य कांड सीबीआई ने जिसे नाजी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिसे नाजी अत्याचारों के समकक्ष कहा, उसको नहीं हो सकता? क्या उत्तराखंड के बेरोजगारों को वहाँ रोजगार नहीं मिल सकता? मिल सकता है। वह करने वाला कौन है? क्या उत्तराखंड हिमाचल की तरह फलोद्यान से लेकर अपने प्राकृतिक संसाधनों से उत्तराखंड के लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकता है? क्या उत्तराखंड में के लोगों को बिहार या दिल्ली या अन्य राज्यों की तरह, हरियाणा के राज्यों की तरह बिजली और पानी में रियायत नहीं मिल सकती? मिल सकती है, पर कौन करेगा? यहाँ तो हालत ही है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उसका लाभांश नहीं दिया जाता है, उसके हक हकूकों को नहीं दिया जाता है। 1972 तक जिस उत्तराखंड में वनवासी क्षेत्र के लोगों को विशेष दर्जा था, उनको वंचित कर दिया गया है। उनको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, उनके जंगल के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के हितों के लिए स्थानीय यहाँ पे बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों के लिए कहाँ रोजगार दे? जो रोजगार निकलता है वो नेता नौकरशाह किस प्रकार से अपने लोगों को लाभान्वित कर देते हैं, आम जनता कहीं तक नहीं दिखाई देती है। जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष के प्रकरणों में किस प्रकार का चीज़ है, अभी हरक सिंह जी ये बता रहे हैं किस प्रकार से वसूली करने में सरकारें वर्तमान भारतीय जनता पार्टी पे जो आक्षेप लगाया वो एक साधारण नमूना है। यहाँ केवल पूरी व्यवस्था ही देश की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए, भ्रष्टाचार का मट्ठा डालने के लिए लगी, तो देश को कौन उबारेगा? जिसके दिल में पीड़ा हो, पीड़ा किसके दिल में होगी? उसको ढूंढने का आला कमान का नेतृत्व का एक दायित्व बनता था, पर आला कमान अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के दिखे। केवल ये न देखे ये हमारा यस मैन है और ये हमारे इशारों पे दिन को रात कहे तो रात कहेंगे, ऐसे लोगों को थोप कर देश की लोकशाही, राजनीति और व्यवस्था को कमज़ोर किया जाए। ऐसे राज्यों में अधिकांश ऐसे लोगों को बिठाकर, देश के शासन प्रशासन में ऐसे लोगों को बिठाकर न केवल हम अमेरिका के इन पाबंदियों से लड़ सकते हैं, न हम चीन के इस शिकंजे से भारत के कैलाश मानसरोवर से लेकर कश्मीर को न पाकिस्तान के शिकंजे से। जब हमारे हुक्मरान खुद पाकिस्तान से कहे कि पानी और गोली एक साथ नहीं चलेगी और उसके बाद बेशर्मी से खाड़ी देशों में क्रिकेट खेले पाकिस्तान के साथ, इससे बड़े शर्मनाक लानत की बात देश को क्या हो सकती है? देश का सबसे पीड़ा होना चाहिए, दोहरे चरित्र का नहीं होना चाहिए। संघ प्रमुख देश के हितों के बारे में बिल्कुल ये कहते हैं नेतृत्व को विनम्र होना चाहिए, विनम्र होने के साथ दिशावान होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोच्च प्राय, हम रहे न रहे, राष्ट्र सदा आगे रहना चाहिए। ये इस जब तक प्रवृत्ति नहीं आई। कर्नल गद्दाफी कितने ही अय्याश रहे, परंतु उन्होंने अपने देश राष्ट्र लीबिया को कितना आम नागरिकों की शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ऋण सब उपलब्ध कराया। लाभांश, देश के संसाधनों का लाभांश आम नागरिकों को दिया। आप कितने साल तक सत्ता में रहते हैं ये महत्वहीन है। आपने अपने शासन में आम देश की जनता को क्या राहत दी? अभी रूस ने भारत को कितना तेल दिया कम कीमतों पर, जिससे देखकर अमेरिका तथा विश्व के नाटो देशों की आंखें फट रही है। उसका हमें दंड भोगना पड़ रहा है पूरा देश। क्या उस सस्ते तेल का 1 पैसे का सस्ता देश के आम नागरिकों को सरकार ने दिया? नहीं दिया। केवल
बड़े बड़े धनपतियों को छोड़कर। ये तमाम चीज़ें बहुत विचारणीय हैं। कोई हो नृप हमें का हानि, हमें ही हानि। जब इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग सत्ता में रहते हैं, जिनको ये नहीं पता जनादेश का सदुपयोग कैसे करना, आज स्थिति होगी भाजपा आए, कांग्रेस आए, आम जनता को नुकसान ही होना है, या अन्य दल आए। जब तक दिशावान सरकार नहीं आएगी, जब तक दिशावान और जन हितों के लिए समर्पित वाले जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, तब तक देश में अमन चैन स्थापित नहीं हो सकता, देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। भले ही हम अमेरिका और चीन से टक्कर लेने की स्थिति में होने का दम भर रहे हैं, विश्व के बड़ी, हम 78-69 साल से अपना देश का नाम तक नहीं कर पाए, भारत तक नहीं दे पाए, अपनी भाषाओं में न्याय से लेकर शिक्षा, रोजगार, सम्मान तक नहीं दे पाए, तो हम लोकशाही का डंका बजाते ही रहें, चाहे गाल बचाएं, अपनी पीठ थपथपाएं। राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी पीड़ा कौन करेगा, दूर हरेगा। पूरे चारों तरफ से भारत को ग्रसने के लिए भारत विरोधी तत्व, जहां भारत में एक प्रकार से घुसपैठिए ही भारतीय संस्कृति के विरोधी। भारत में लोकतंत्र तभी तक है जब भारतीय संस्कृति का यहाँ परचम लहरा रहा है। जिस दिन भारतीय संस्कृति का परचम नहीं लहराएगा, उस दिन भारत में लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, भारत नहीं रह जाएगा, जिसके षड्यंत्र में तमाम विश्व के तमाम देश लगे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश हो। वो भारत को मिटाने के लिए लगे हैं। भारत सरकार को चाहिए अपने निहित स्वार्थों को, दलगत स्वार्थों से ऊपर भारत को किस प्रकार से मजबूत बनाना है। अगर आज भारत चीन की तरह मजबूत रहता तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती भारत पे 50% तक, क्योंकि चीन पे नहीं लगा पाए। चीन पे 30% है। चीन के पास इतना ताकत थी, चीन ने कहा आप ट्रेड वार लड़े या असली युद्ध लड़े, हम तैयार हैं। जहाँ चीन ने हुंकार बढ़ी, अमेरिका के पसीने छूटे, तो 30 में समझौता किया चीन से, वो भी अपने 200% लगाने के बाद। चीन जो अपने देश के हितों के लिए समर्पित रहता है, आज इजराइल भी है, इजराइल अपने देश के हितों के लिए समर्पित। परंतु हमारी स्थिति यह है, हम उस पाकिस्तान को जिसने 1947 के बाद आज तक भारत के लाखों लोगों को कत्लेआम कर दिया, उस पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं खाड़ी देशों में 2 टके के लिए। आखिर ऐसे सरकारों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। क्यों, आखिर क्या मजबूरी है हमारी? हम पाकिस्तान और चीन के आगे गड़ गए हैं, अमेरिका के आगे गिर गए हैं। हमारी मजबूत नीति, मजबूत वही होगा, हुंकार भरेगा। कमजोर आदमी की हुंकार भी को अनसुना कर दिया जाता है, और मजबूत आदमी की दुत्कार भी पुरस्कार समझ लिया जाता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आने वाले समय में भारत मजबूत होगा। देश के आम जनमानस को ये लगेगा लोकतंत्र क्या है। अभी तो लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पे जिस प्रकार से नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में खुलेआम उठाए गिरे उनकी तरह काम हुआ, या अन्य यहाँ विकास खंड प्रमुख से लेकर जिला पंचायत से लेकर यहाँ छोटे छोटे चुनाव में किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, उससे लोकशाही को कहने वाले आम जनता को जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के झंझनों में गो करें, तो कैसे देश में लोकशाही का परचम लहराएगा। इसके लिए ज़रूरत है देश में मजबूत नेतृत्व की। जय हिंद, जय भारत।